के खौफ ने लोगों को डरा दिया है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि पीएमसीएच में भर्ती 4 मरीजों में व्हाइट फंगस की पुष्टि हुई है। पीएमसीएच में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर एसएन सिंह ने मरीजों में व्हाइट फंगस की पुष्टि की है। डॉक्टरों ने कोरोना के मरीजों और इससे ठीक हो चुके मरीजों से व्हाइट फंगस को गंभीरता से लेने की अपील की है। डॉक्टरों का कहना है कि देरी से पहचान होने पर व्हाइट फंगस के मरीज की जान को खतरा हो सकता है। ऑक्सीजन सपोर्ट वाले कोरोना मरीजों को व्हाइट फंगस का ज्यादा खतरा है। व्हाइट फंगस की वजह से मरीजों की त्वचा को नुकसान पहुंच रहा है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, अब ये व्हाइट फंगस क्या है? बिल्कुल, देखिए, कोरोना मरीज जो इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच में पहुंचे हैं, उन्हीं के जांच के दौरान यह पाया गया है 4 मरीजों में। और जो यहाँ के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, उनके मुताबिक ये व्हाइट फंगस है और जो ब्लैक फंगस है उसके बाद यह व्हाइट फंगस मरीजों में देखने को मिल रहा है। जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर अस्पताल में भर्ती हैं उनमें यह मिल रहा है और यह माना जा रहा है कि यह तेजी से फैलने वाला संक्रमण है। ऐसे में साफ तौर पर यह कहा गया है अस्पताल में कि जो भी जांच के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं उनका ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस भी जांच किया जाए ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। बिल्कुल चंद्रमोहन, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? इस व्हाइट फंगस के क्या लक्षण हैं? व्हाइट फंगस के साफ तौर पर डॉक्टरों का यह मानना है कि लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है और उसके साथ साथ त्वचा पर भी इसका खास असर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जिन मरीजों में सांस लेने की तकलीफ के साथ साथ अगर त्वचा में भी परेशानी हो रही है तो यह माना जा रहा है कि व्हाइट फंगस है और जांच में भी यही पाया गया है। ऐसे में जिन 4 मरीजों में व्हाइट फंगस पाया गया है उनकी इलाज चल रही है और यह कोशिश की जा रही है कि जो भी मरीज यहाँ पर पहुंचे और जितने भी मरीज अभी भर्ती हैं उनकी भी फिर से एक बार स्क्रीनिंग की जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कई ऐसे मरीज हो सकते हैं जिनमें व्हाइट फंगस लग गया हो, ऐसे में उसको किल करने के लिए, उसको डेड करने के लिए अगला इलाज किया जाए। तो साफ तौर पर यह जो डॉक्टरों की टीम है उनका यह मानना है कि व्हाइट फंगस जो है वो ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में इसको लेकर एहतियात बरतने की ठीक है चंद्रमोहन। कोरोना की जांच को लेकर आईसीएमआर ने बड़ा फैसला लिया है। आईसीएमआर ने घर में कोरोना का टेस्ट करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। इस किट का इस्तेमाल करने वाले लोग नाक के जरिए सैंपल लेकर संक्रमण की जांच कर सकेंगे। इसके इस्तेमाल के लिए नई एडवाइजरी भी जारी की गई है। आईसीएमआर की ओर से जारी बयान के मुताबिक घर में जांच सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जिनमें कोरोना के लक्षण हो या फिर वो किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए हों। घर में जांच के लिए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप के जरिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट मिलेगी। इस रैपिड एंटीजन किट से घर बैठे कोरोना जांच के लिए आपको इस किट के जरिए अपनी नाक से सैंपल लेना होगा। इसके बाद उस टेस्ट स्ट्रिप की फोटो भी लेनी होगी। ये फोटो उसी फोन से लेनी होगी जिस पर टेस्ट के लिए ऐप डाउनलोड होगा। ऐसा करने के बाद मोबाइल फोन का डेटा सीधे आईसीएमआर के टेस्टिंग पोर्टल पर स्टोर हो जाएगा। इस टेस्ट के जरिए जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें संक्रमित माना जाएगा और फिर किसी दूसरे टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो घर बैठे कोरोना जांच आप करवा सकते हैं किट के जरिए। सबसे पहले आपको नाक से सैंपल लेना होगा, टेस्ट स्ट्रिप की फोटो भी लेनी होगी। उसके बाद फोटो उसी फोन से लें जिस पर ऐप आपकी डाउनलोड होगी और जांच का डेटा सीधे आईसीएमआर के टेस्टिंग पोर्टल पर जाएगा। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर संक्रमण माना जाएगा। पॉजिटिव लोगों को आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन माननी होगी। अब आपको बताते हैं कि घर बैठे जांच में अगर आप नेगेटिव आए तो क्या करना होगा। इस किट से जांच के बाद लक्षण वाले जिन मरीजों की जांच नेगेटिव आएगी उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा। लक्षण वाले सभी रैपिड एंटीजन नेगेटिव लोगों को संदिग्ध कोविड केस माना जाएगा और ऐसे लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आने तक होम आइसोलेशन में ही रहना होगा। दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया में मरीज की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने को कहा है। तो ब्लैक फंगस पर निर्देश दिए हैं और सभी राज्यों से यह कहा है कि महामारी घोषित किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं देश भर में कई
इलाकों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं और कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने महामारी घोषित किया भी है, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी को चिट्ठी लिखी गई है जिसमें यह कहा गया है कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाए। रवि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, ये जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी है और क्या बातें इसमें कही गई हैं? देखिए, अभी म्यूकरमाइकोसिस के जो देश भर में मामले आ रहे हैं वो ये आंकड़े पता नहीं है कि किस राज्य में कितने केस हैं। जैसे कि अभी कोरोना का ही मामला देखा जाए कि कोरोना में किस राज्य में और किस प्रदेश में कितने मामले हैं, कितने मौतें हो रही हैं, तो उसको मॉनिटर किया जा रहा है और उसका आंकड़ा रखा जा रहा है। उसके आंकड़े हर रोज रिलीज होते हैं। तो उसी तर्ज पर म्यूकरमाइकोसिस के आंकड़े उसको मॉनिटर किया जाए, उसको दर्ज किया जाए सरकारी आंकड़ों के तहत में और उसको एक रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाए, उसको रिलीज भी किया जाए। ये तमाम चीजों को लेकर ही केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है और ये कहा गया है कि जिस राज्य में जितने भी मरीज इसके म्यूकरमाइकोसिस के आते हैं उसकी जानकारी साझा की जाए, जिससे कि आगे इस बीमारी से निपटने में कहीं सरकार को सहायता मिलेगी। बिल्कुल रवि, और राजस्थान ने तो पहले ही इसे महामारी घोषित कर भी दिया है। इसके अलावा और राज्यों को ये कहा गया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश भर से ब्लैक फंगस के मामले ज्यादा बढ़ चुके हैं लगातार, क्योंकि दूसरी लहर में, कोरोना की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो लगातार बढ़े। हालांकि केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार इस बात को कहता रहा है कि ये जो बीमारी है म्यूकरमाइकोसिस की वो पुरानी है। ये कोरोना के समय में ऐसा नहीं है कि ये नई बीमारी आई है। इसके कुछ केसेस पहली लहर में पिछले साल भी देखने को मिले थे और उससे पहले भी केसेस आए थे। तो ये नई बीमारी नहीं है, लेकिन दूसरी लहर में, कोरोना की दूसरी लहर में इसके केसेस अचानक इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो उसको देखते हुए कि ये मामले कहीं और भी ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि ये खतरनाक बीमारी मानी जाती है। जिसको भी हो जाता है तो उसका इलाज, उस बीमारी का इलाज और उसको लेकर अभी तो बहुत बड़ा मैकेनिज्म देश में नहीं किया गया है। तो उसको लेकर ही केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है कि राज्य सतर्क रहें और इस बीमारी को और इसके जो केसेस आ रहे हैं उसको मॉनिटर किया जाए और उसको साझा किया जाए। ठीक है रवि, तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है राज्यों को कि इसे ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाए। कोरोना के नए मामलों में आज एक दिन पहले की तुलना में मामूली उछाल देखा गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,76,000 मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि एक दिन में कोरोना की वजह से होने वाली मौत के आंकड़े में काफी कमी दर्ज की गई है। एक दिन पहले कोरोना की वजह से 24 घंटे में 4500 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई थी, जबकि आज ये आंकड़ा 4000 से नीचे पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 3,874 लोगों की मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटों में करीब 3,69,000 लोग ठीक होकर घर भी लौटे। राहत की बात यह है कि पिछले कई दिनों से ठीक हुए मरीजों की संख्या नए मरीजों से ज्यादा रही है। कोरोना मरीजों के पास परिवार के लोगों को भी नहीं जाने दिया जाता, न जीते जी और न मौत के बाद। लेकिन कुछ गिद्ध हैं जो कोरोना मरीजों की लाशों के पास इसलिए जाते हैं ताकि वो शवों को नोच सके। नागपुर में कुछ गिद्धों ने कोरोना मरीज के शव का अंतिम संस्कार करने से पहले उनके पैसे, मोबाइल फोन और जेवर तक चुरा लिए। इसके अलावा राजस्थान के कोटा में 2 भाइयों ने कोरोना मरीजों के रेमडेसिविर चुराए और बदले में पानी के इंजेक्शन लगाकर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। नागपुर के इन आरोपियों ने इंसान और गिद्धों के बीच का फर्क खत्म कर दिया है। महामारी से बेहाल देश में यह खबर इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ी शर्मिंदगी है कि कुछ लोग सच में कोरोना की लाशें नोचकर अपनी जेब भर रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के दौरान 2 नर पिशाच रुपए, मोबाइल और जेवर चुरा लेते थे। वहीं राजस्थान के कोटा हार्ट हॉस्पिटल में निजी अस्पताल में काम करने वाले 2 भाई रेमडेसिविर चुराकर उनके बदले में मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगा दिया करते थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो सीएमओ का ड्राइवर ही रेमडेसिविर इंजेक्शन को 15,000 रुपए में बेचते हुए गिरफ्तार किया गया।
एमपी के ही जबलपुर में मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने वाले सिटी हॉस्पिटल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं यूपी के बस्ती जिले में आस्था हॉस्पिटल में 50-50 हजार रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने का पर्दाफाश हुआ है। कोरोना काल में अब तक न्यूज 18 पर आपने देश के कई गिद्ध गैंग देखे हैं, लेकिन आज जिन लोगों से आपका सामना होने वाला है उन्हें कोसने के लिए आपके पास भी शब्द शायद कम पड़ जाएंगे। नागपुर पुलिस की गिरफ्त में काले कपड़े से जिन दो लोगों का चेहरा ढका है, ये सिर्फ दिखने में इंसान है। इनके दिलो दिमाग में इतनी हवस है कि ये कोरोना मरीजों के पार्थिव शरीर से रुपए, घड़ी, मोबाइल, कीमती सामान और रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत जो कुछ भी बिक सकता है वो सब चुरा लेते थे। इनके लिए शर्मनाक शब्द बहुत छोटा है, क्योंकि जो गुनाह इन्होंने किया है वो इंसानियत की दुनिया में माफी के काबिल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोरोना मरीजों के शव से चीजें चुराने का अपराध इन गिद्धों ने एक बार किया, बार बार जानबूझकर मरीजों के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने से पहले ये चोरी करते थे। ये जानते थे कि ये जो कर रहे हैं वो इंसानों का नहीं बल्कि गिद्धों का काम है। नागपुर पुलिस के मुताबिक आरोपी गणेश उत्तम और छत्रपाल किशोर से कोरोना मरीजों के शव से चोरी की गई घड़ियां बरामद की गई। मरने वालों से चुराए गए मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। कुछ महिलाओं के शव से जेवर और रुपए चुराए गए थे। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके करीब 2.25 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। अंजलि तिवारी नाम की एक महिला ने 17 मई को नागपुर के तहसील थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला के मुताबिक उसके पिता की कोरोना से मौत हो गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान बातचीत हो जाती थी, लेकिन 1 अप्रैल को पिता की मौत के बाद उनके पास से 18,000 रुपए और मोबाइल चोरी हो गया। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन खंगाली तो गणेश और छत्रपाल किशोर के पास से फोन और रुपए बरामद हो गए। त्यांनी फिर्यादी कुमारी अंजली गिरिराज तिवारी यांचे वडिलांचे डेड बॉडीवरील रॅपर करीत असताना मोबाईल चोरून नेल्याचे कबूल केले आणि तपासामध्ये पोलीस स्टेशन तहसील येथे 2020 मध्ये मेयो हॉस्पिटलमधील मोबाईल, सोन्याचे दागिन्याचे चोरी संदर्भात जे 5 प्रकारचे चोरीचे गुन्हे दाखल आहे ते सुद्धा गुन्हे यांनी केल्याचे कबूल केले व गुन्ह्यात चोरीस गेलेला एकूण 1,66,000 रुपयाचा माल दोन्ही आरोपीकडून हस्तगत करण्यात आला है। नागपुर पुलिस के मुताबिक ये दोनों गिद्ध कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार के वक्त साजिश के तहत चोरी को अंजाम दिया करते थे। नागपुर के गणेश और छत्रपाल कोरोना मरीजों के शव ले जाते थे। शव का अंतिम संस्कार करने के वक्त परिवार वालों को दूर रहने की हिदायत देते थे। उसके बाद पीपीई किट पहनकर शव की तलाशी लेते थे। मरे हुए मरीज के कपड़ों से जो भी मिलता चुरा लेते। कई मरीजों के बचे हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन भी चुराए। आरोपियों ने 6 से ज्यादा शवों से चोरी की बात कबूल की। इन गिद्धों को अदालत से जो भी सजा मिले, लेकिन देश इन्हें गिद्ध ही कहेगा, क्योंकि सिर्फ इंसानों जैसी शक्ल नहीं बल्कि संवेदना भी जरूरी है। जो लोग इस महामारी में इंसानों की मौत के बाद उनके शव से चीजें चुराते हैं वो इंसान की शक्ल में नर पिशाच है। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो जिला अस्पताल के सबसे बड़े अधिकारी का ड्राइवर ही गिद्ध निकला। इंदौर की सीएमओ के ड्राइवर को पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया है। जरा सोचिए, जिस अधिकारी के पास पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का जिम्मा है, उसका स्टाफ अगर कोरोना मरीजों के हिस्से के इंजेक्शन चोरी करके बेचेगा तो महामारी से लोगों को कौन बचाएगा। इंदौर पुलिस के मुताबिक जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा के ड्राइवर को विजयनगर थाने की पुलिस ने रेमडेसिविर बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक इंजेक्शन भी मिला है। इंदौर सीएमओ का ड्राइवर पुनीत अग्रवाल गिरफ्तार हुआ। 15,000 रुपए में इंजेक्शन का सौदा कर रहा था। पुलिस को रेमडेसिविर की कालाबाजारी की खबर मिली। पुलिस ने टीम बनाई और आरोपी पुनीत को पकड़ लिया। पुनीत के पास से एक रेमडेसिविर बरामद हुआ है। इंदौर पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि सीएमओ के ड्राइवर के पास आखिर रेमडेसिविर इंजेक्शन कहां से आया। जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति अभी व्हाट्सएप नंबर से बेचने की कोशिश में है, उससे संपर्क किया गया। वो बेचने को तैयार हुआ, 15,000 रुपये में इंजेक्शन दे रहा था, तो पुलिस ने घेराबंदी कर उसको गिरफ्तार किया।
उसके पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए। इंदौर में नकली रेमडेसिविर और इसकी कालाबाजारी के कई मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस ने ऐसे गिद्ध गैंग की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई हैं, लेकिन कोरोना काल के गिद्ध देश के कई शहरों में मरीजों को नोच नोच कर अपनी जेब भर रहे हैं। राजस्थान के कोटा में कोरोना मरीजों की जिंदगी को पानी की भेंट चढ़ाया जा रहा था। कोटा हार्ट हॉस्पिटल में बने कोविड वार्ड में तैनात 2 भाई मरीजों को लगने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन चुरा लेते थे। बदले में मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगाकर उन्हें मौत के मुंह में धकेल देते थे। पुलिस ने कोटा हार्ट हॉस्पिटल जैसे बड़े अस्पताल में चल रही कालाबाजारी और मरीजों के साथ हत्या की साजिश वाले गुनाह का पर्दाफाश किया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पकड़े गए 2 भाइयों से हुआ बड़ा खुलासा। भर्ती मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगाकर चुरा लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन। मनोज और राकेश कोटा हार्ट हॉस्पिटल में तैनात थे। दोनों कोविड वार्ड और लैब में ड्यूटी करते थे। राकेश लैब से इंजेक्शन चुराकर मनोज को देता। मनोज मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगाता। बाद में दोनों मिलकर 10,000 रुपए में एक रेमडेसिविर बेचते थे। मनोज और राकेश ने 10,000 से ज्यादा मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगाए। जो गिद्ध कोरोना मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगाते हैं वो सीधे सीधे हत्या की साजिश के अपराधी करार दिए जाने चाहिए, क्योंकि कोरोना के जो मरीज एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हों उन्हें पानी का इंजेक्शन लगाकर हत्या की साजिश वाला गुनाह किया जा रहा है। यूपी के बस्ती में इस निजी अस्पताल का नाम आस्था हॉस्पिटल है, लेकिन यहां मरीजों की जान बचाने के बजाय उनकी जिंदगी का सौदा होता है। बस्ती के कोतवाली थाना क्षेत्र में आस्था हॉस्पिटल एंड यूजे पैरामेडिकल कॉलेज है। प्रशासन के मुताबिक यहां कोरोना मरीजों के नाम पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर 50,000 रुपए में बेचा जाता था। एसडीएम और पुलिस टीम ने छापा मारा तो अस्पताल के अंदर से 5 सिलेंडर बरामद हुए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल को सील कर दिया है। पुलिस ने हॉस्पिटल के संचालक अजीत चौधरी को हिरासत में ले लिया है। अस्पताल के मालिक अनिरुद्ध की तलाश जारी है। यहाँ ये शिकायत मिली थी कि 50,000 रुपये में ये सिलेंडर बेच रहे हैं। शिकायत सही पाई गई। हम लोगों ने आज छापा मारा, उसके 5 सिलेंडर जब्त किए गए। 5 सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई जारी है। मेडिकल की टीम भी यहाँ पर आई। एक आदमी को पकड़ा गया है। कुदरत ने जिन्हें गिद्ध बनाकर भेजा है उन्हें तो सबने देखा है, लेकिन इंसानों के रूप में जो गिद्ध कोरोना मरीजों और पीड़ित परिवारों को लूटकर उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, उन गिद्धों के गुनाहों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। देश के हर गिद्ध को न केवल सलाखों के पीछे भेजना है, बल्कि उन्हें ऐसी सजा दिलवानी है जिससे समाज में कोई गिद्ध बनने की हिम्मत न कर सके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके की ईएसआई अस्पताल में आग लगी है। 7वें फ्लोर पर यह आग लगी है और इस वक्त दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। फायर विभाग के मुताबिक आग कंट्रोल में है। तो दिल्ली के पंजाबी बाग में यह आग लगी है, जो ईएसआई अस्पताल है, जो कि 7वें फ्लोर पर यह आग लगी है और इस वक्त दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर ईएसआई अस्पताल जो पंजाबी बाग इलाके में है वहां पर आग लगी है और आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आनंद, ताजा स्थिति क्या है? जी देखिए, लगभग आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो दमकल कर्मियों का चल रहा है। करीबन 1:16 को दमकल विभाग को सूचना मिली थी कि जो ईएसआई अस्पताल है पंजाबी बाग का, वहां पर 7वें फ्लोर पर ऑपरेशन थिएटर में आग लगी है। हालांकि जो लोकल पुलिस है और जो अस्पताल स्टाफ है और फायर कर्मी, इन्होंने मिलकर पहले ही जो तमाम मरीज और उनके तीमारदार थे उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया था, रेस्क्यू करा के। इसलिए कोई भी हाथात होने की सूचना अब तक नहीं मिली है और फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आग पर लगभग पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। चलिए आनंद, आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन ये आग लगी कैसे? जी देखिए, अब तक आग लगने के जो कारण है वो अभी तक साफ नहीं हो पाए, लेकिन शुरुआती जानकारी बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से शायद ये आग लगी है। हालांकि जो पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया जाएगा और सर्च ऑपरेशन जो है
वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और जो कूलिंग ऑपरेशन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद ही दमकल कर्मी ये बता पाएंगे कि आग किन कारणों से लगी थी, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में आग लगी थी 7वें फ्लोर पर, जो फायर डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर है उनका कहना है। और तुरंत 7 गाड़ियां जो हैं वो मौके पे भेजी गई। इसके अलावा जो अस्पताल का भी जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होते हैं वो वहां पर मौजूद थे और स्थानीय जो वहां पर स्टाफ था उनकी मदद से आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। जो कूलिंग है वो अभी चल रही है। ठीक है आनंद, तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। ईएसआई अस्पताल लगभग आग पर काबू पा लिया गया है और राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल की 7 गाड़ियां अभी भी मौके पर मौजूद है और वहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बताया गया कि ऑपरेशन थिएटर में यह आग लगी, लेकिन समय पर सूचना दी गई थी। लगभग 1:16 पर दमकल विभाग को सूचना दी गई और अभी आग पर काबू लगभग पा लिया गया है। बिहार के नालंदा से कोरोना के बढ़ते कहर के बीच लोगों की जान से खिलवाड़ करने की तस्वीरें सामने आई। नालंदा के एक गांव में सरकार की रोक के बावजूद शादी का आयोजन किया गया। यही नहीं, शादी में शामिल लोग कोरोना नियमों से बेपरवाह नजर आए और कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पहले तो लोगों ने दिन के उजाले में सड़क के बीचों बीच जमकर डांस किया। इस बीच ना तो 2 गज की दूरी की किसी को परवाह दिखी और ना ही डांस कर रहे लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आए। इतना ही नहीं, रात को डीजे पर बज रहे म्यूजिक की धुन पर लोग कोरोना नियमों से बेपरवाह होकर डांस करते दिखाई दिए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कुछ लोगों ने कोरोना देवी की मूर्ति बनाई और पूजा की। इस पूजा के जरिए आयोजकों ने देश और दुनिया से जल्द कोरोना का खतरा खत्म होने की प्रार्थना की। बताया गया कि देश में कोरोना देवी के नाम से बनी ये पहली मूर्ति है जहां कोरोना के खात्मे के लिए विशेष पूजा की जा रही है। आयोजकों की तरफ से कोरोना के खात्मे के लिए 2 दिन से ये पूजा 2 दिन तक चलेगी, जिसमें कोरोना नियमों की वजह से लोगों के शामिल होने पर रोक लगाई गई है। तो ये देखिए कि कोरोना देवी लोगों ने बनाई है और ये लोगों की आस्था है, पूजा कर रहे हैं। ये पूजा 2 दिनों तक चलेगी और कोरोना के खात्मे के लिए ये विशेष तौर पर पूजा की जाएगी। कोरोना देवी की देखिए मूर्ति बनाई गई है और इसमें कुछ ही लोग शामिल हुए, बाकी लोगों के आने पर पाबंदी है।